हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। दिस इज़ आवर करंट अफेयर क्रैश कोर्स और इसका लेक्चर नंबर 7 ये है। आज हम करंट अफेयर के इस क्रैश कोर्स को कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो प्लस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज़ है जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए हैं लास्ट के 10 ईयर के, वो सीरीज़ है, वो भी आप यहाँ पे फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज़ यू नो कि यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि अनअकैडमी की तरफ से जो प्लस सब्सक्राइबर हैं या जो इंटरव्यू प्रोग्राम के जो भी लर्नर्स रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे सफलता हासिल की है। तो वी आर प्राउड एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कैंडिडेट्स हियर। आप भी अनअकैडमी से यहाँ पे जुड़ सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज सभी एक जगह आपको प्राप्त हो जाते हैं। अभी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको टॉप एजुकेटर के साथ मेंटरशिप और आंसर राइटिंग प्रोग्राम ये आपको मिल रहे हैं, साथ ही 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। कल से अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी फ़ीस जो है हाइक हो जाएगी, अप टू 20% तक ये हाइक हो सकती हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं या टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं और यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। देखिए, आरबीआई की तरफ से ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये क्या होती है इसे एक बार जान लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो होती हैं एक तरह की इंटरेस्ट रेट हैं जो चार्ज की जाती है। ठीक है, रेपो रेट जो है ये चार्ज की जाती है इंटरेस्ट रेट के रूप में फॉर शॉर्ट टर्म लैंडिंग टू द बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक यहाँ पे अगर लोन ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेटर से 28 डेज, अप टू 28 डेज तक या उससे कम समय के लिए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाएगी वो होती है रेपो रेट। इसके उल्टा है, अगर बैंकों के पास एक्स्ट्रा फंड है तो वो आरबीआई के पास अपना फंड पार्क करते हैं, वहाँ पे पैसा जमा करते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। इन दोनों को मिला के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बनती है। रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उसे कम करने का काम भी रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से होता है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट या यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसा नाम से पता चल रहा है, तो इसके अंदर जो लेन देन हो रहा है पैसे का, इसके साथ सिक्योरिटीज़ का भी लेन देन हो रहा है। जैसे अगर बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे पैसा बैंकों के पास आ गया और वो सिक्योरिटी एक कोलेट्रल के रूप में यहाँ पे आरबीआई के पास रखेंगे। फिर तय समय जो रहेगा, जो भी समय सीमा है, जैसे मान लीजिए 28 डेज था, 28 डेज बाद में बैंक यहाँ पे पैसा आरबीआई को देंगे और सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। तो ये रीपर्चेज जो एग्रीमेंट है उसकी बात हो रही है। इसी तरह से रिवर्स रेपो केस में होगा, लेकिन ये उल्टा रहेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का लेन देन है, इस वजह से अगर आरबीआई को मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना है तो फिर यहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटीज़ को अरेंज करना और ये पूरा प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को इजी बनाने के लिए आरबीआई एक नई फैसिलिटी के साथ आया और इसको नाम दिया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर क्या होगा, आरबीआई यहाँ पे अगर लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना चाह रहा है, मतलब मनी सप्लाई को कम करना चाह रहा है, तो ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एक तरह से फैसिलिटेट की जाएगी। जैसे रिवर्स रेपो रेट है ये तो है ही, लेकिन इसके अंदर क्या है, रिवर्स रेपो रेट पे अगर आप मार्केट से पैसा ले रहे हो, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी कम कर रहे हो, मनी सप्लाई कम कर रहे हो, तो फिर आपका सिक्योरिटीज़ का लेन देन भी है। लेकिन वो सिक्योरिटी वाली जो रिक्वायरमेंट है, ये कोलेट्रल जिसे हम कहते हैं, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे हट गई है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर। और यहाँ पे इनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, बैंकों को इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है। तो एक तरीके से रिवर्स रेपो अब इररेलेवेंट हो गया और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को यूज़ किया जाएगा। आसानी से यूज़ किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। जितना पैसा आरबीआई को निकालना है उतना पैसा वो निकाल सकता है। तो एक तरह का एडिशनल टूल है फॉर एब्जॉर्बिंग द लिक्विडिटी और रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई विदाउट एनी कोलेट्रल। जबकि रिवर्स रेपो रेट में एक सिक्योरिटी वाला ट्रांजेक्शन इंक्लूड था। अब इसका यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ रही है तो ये इन्फ्लेशन को भी बढ़ा रही है, महंगाई को भी बढ़ा रही है। आरबीआई यहाँ पे चाहता है मनी सप्लाई को कम किया जाए, तो उसी के लिए ये एक नया टूल डेवलप किया गया है। हालांकि इसका रिकमेंडेशन उर्जित पटेल कमेटी ने दिया था, लेकिन फिर बाद में इसको 2018 में लाया गया, फिर कोरोना की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन डिले यहाँ पे किया गया है। 2012 से अब वैसे भी बैंक वेरिएबल रेपो रेट पे मूव कर चुके हैं, ठीक है ना।
तो भी एस डी एफ यहाँ पर ज़्यादा रेलिवेंट होगा। एस डी एफ विल हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉन्गर टर्म लिक्विडिटी एज एंड व्हेन नीडेड। जब भी आर बी आई को इस तरह से ज़रूरत होगी वो मार्केट से बड़ी आसानी से मनी सप्लाई को मैनेज कर सकता है। तो ये एक फैसिलिटी यहाँ पे मिल गई है, और इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट जो ऑलमोस्ट है इररेलेवेंट यहाँ पे बन गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिक इसमें सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा की तरफ से यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो कोड है इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है? ये पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई कंपनी है, अब उसने काफ़ी सारा पैसा ले रखा है, उधार ले रखा है, वो कंपनी यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है, वो कहती है कि नहीं हम दिवालिया हो चुके हैं। तो वहाँ पे उसने जो उसके क्रेडिटर्स हैं जिसने उसको लोन दिया है उनका पैसा कैसे चुकाया जाएगा उसके रिगार्डिंग पहले काफ़ी सारे कानून बने हुए थे। 2016 में क्या किया, उन सभी कानूनों को एक बना के आपका ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के नाम से ये लागू किया गया। तो ये इस तरह से चीज़ों को डील कर रहा है कि उस फर्म जो है उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, कैसे क्रेडिटर्स का पैसा वापस चुकाया जा सकता है, ये सब चीज़ें। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एक अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट क्या कर रहा है, ये जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इनको क्या कर रहा है, प्री पैक अलाउ कर रहा है ना। प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए इनको अलाउ करता है। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की ये सुविधा यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को दे रहा है। अब ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन क्या होता है ये देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो एमएसएमई सेक्टर की हम चर्चा कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन चेंज की गई थी 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। तो ये आप डेफिनेशन ध्यान रख लेना। लिमिट पहले मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की अलग अलग होती थी, लेकिन अभी एक ही हो गई है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है और एक होता है टर्नओवर का लिमिट। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपका 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक है या उससे कम है तो माइक्रो एंटरप्राइज है। फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लिमिट है 10 करोड़ तक है और टर्नओवर की 50 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल में आ जाएंगे। मीडियम एंटरप्राइज में जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की 50 करोड़ है, टर्नओवर की 250 करोड़ है। ये लिमिट है, इसके माध्यम से ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसको प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी का ये प्रोसेस ये दे रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, देखिए जनरली क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ पे अपना पेमेंट नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसको इस तरह से डिफ़ॉल्ट वो कर गई है, अपना उधार नहीं चुका पा रही है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर उसकी प्रोसीडिंग चलेगी और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि कोई भी कंपनी या बिजनेस है उसके एसेट को कैसे बेचना है या उस कंपनी को रिवाइव करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिडर्स को किया जाता है, अलाउ किया जाता है ना, कि क्या आप इस कंपनी को मैनेज कर सकते हैं या फिर जो भी है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। क्लियर? दो जिन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया है या जो कंपनी के ऑनर हैं उनके हाथ से उसका कंट्रोल चला जाता है जनरल वे के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। अब ये क्या कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को ये एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम आपको ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए अलाउ करते हैं। इसका मतलब है देयर कुड बी अ डायरेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द एग्जिस्टिंग ऑनर्स। मतलब इस कंपनी के जो ऑनर्स है वो यहाँ पे डायरेक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं क्रेडिटर्स से जिन्होंने उधार दे रखा है। और यहाँ पे भी आई थिंक 66% क्रेडिटर्स की यहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए। जिन लोगों ने उधार दिया है उनका 66% जो लोग हैं, मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, वो अगर अप्रूव कर देते हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की बजाय जो ऑनर हैं कंपनी के उन्हीं को ये अलाउ किया जाएगा कि कैसे आप इस कंपनी को जो है वापस से रिवाइव कर सकते हैं, कैसे आप हमारा कर्जा चुका सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है क्योंकि देखिए जिन लोगों ने कंपनी खड़ा किया है उनसे वो बहुत अच्छी उसकी समझ रख रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं कि कंपनी को रिवाइव किया जाए, कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा इशू है इंसॉल्वेंसी वाला, ये बहुत जल्दी कम समय के अंदर रिजोल्यूशन इसका हो सकता है। ये काफ़ी पॉपुलर मैकेनिज्म है प्री पैकेज वाली, यूरोप के अंदर और काफ़ी जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द थिंग। एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दैट विल रिक्वायर टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर प्री पैक। इसके ऊपर इसके पास में ये रहेगा डिसीजन मेकिंग का कि ये इसको अलाउ करता है नहीं करता है। तो ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी का मतलब ध्यान रखना है पूरा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ओपेक। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो भी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन कंट्रीज़ का एक तरह का समूह है, और चर्चा में रहा क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं। अब ओपेक के अंदर 13 कंट्रीज़ हैं, तो इसकी मेंबरशिप याद रखिए क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी 2020 में G20 पे पूछ लिया, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो 13 देश हैं। कौन कौन से देश हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें आपका आ रहा है अल्जीरिया, अंगोला, है ना। मेजर मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे, और एक ये वेनेजुएला भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
फाइन। तो आप देखेंगे गिनी है, गबन है, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरब, यूएई, वेनेजुएला। ठीक है, इन कंट्रीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि इस तरह से मेंबरशिप पे क्वेश्चन बनता है। फॉर्मर मेंबर थे इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर। ये कतर को याद रखना क्योंकि कतर अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप टेम्प्ट हो जाओगे कि हाँ ये तो होगा ही, क्योंकि गल्फ नेशन है, ठीक है ना, तो ये तो होना ही चाहिए। तो कतर यहाँ पे पहले था मेंबर, अभी नहीं है। ओपेक प्लस भी बनाया गया जिसके अंदर क्या है, और देश हैं, जैसे 13 देश तो ओपेक में ही है, 10 और देशों ने यहाँ पे ज्वाइंट कर रखा है ताकि एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बना रहे। और रशिया भी यहाँ पे इंक्लूड है ओपेक प्लस, तो ये ओपेक प्लस भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट एक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ये भी चर्चा में है। तो इसके अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इसके ध्यान रखना। AIIB एक तरह का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक की हम चर्चा करें तो ये एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है उसको फाइनेंस करने के लिए पैसा, कैपिटल उपलब्ध करा रहा है। प्रपोज किया गया था चाइना के द्वारा, और एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो इसके मेंबर जो है, ऐसा नहीं है कि एशिया पैसिफिक में ही है, आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है, ये भी मेंबर है। लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहाँ पे है चाइना, फॉलोड बाय द इंडिया। इंडिया सेकंड नंबर पे यहाँ पे आएगा, फिर रशिया और जर्मनी भी यहाँ पे है। क्लियर। इसके मेंबरशिप में आप देखोगे काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, UK। तो अगर पूछ लेता है केवल इसकी मेंबरशिप में क्या केवल एशिया पैसिफिक के ही नेशन होंगे इस तरीके से, तो कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बजट पे चर्चा कर लेते हैं। बजट की समरी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, मतलब लेखा जोखा है जिसमें सरकार बताएगी कि आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पे हम कितना खर्चा करेंगे और कहाँ से हम वो पैसा लेके आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं, तो ये 100 रुपये हम कहाँ कहाँ से लेके आएंगे, ये सारा यहाँ पे बजट के अंदर वो बताते हैं। आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका मेंशन है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बजट तैयार करते हैं। बजट के दो पार्ट हैं, रेवेन्यू, कैपिटल बजट है, और आपको देखने पे ये इस तरीके से लगेगा। हालांकि ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट रेवेन्यू में आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट कैपिटल के अंदर आ रहा है। वैसे मैंने अटैच कर दिया है, इसमें डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। इस पर आपकी जो लेक्चर सीरीज़ है, इकोनॉमी की जो लेक्चर सीरीज़ है, इकोनॉमी की जो लेक्चर सीरीज़ है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। 2-3 लेक्चर और हम करेंगे, प्रीलिम से पहले ही उसको प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। तो उस लेक्चर सीरीज़ को आप देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा अच्छा रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, ये चीज़ें। तो हम केवल करंट एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, बजट का जो करंट एस्पेक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट को टारगेट किया जा रहा है, सरकार कह रही है 6.4% ऑफ GDP तक हम फिजिकल डेफिसिट को रखेंगे। और फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना बोरोइंग की ज़रूरत है उसकी चर्चा की जा रही है। सो दिस इज़ द थिंग, एक तो ये ध्यान रखिए। ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट की चर्चा करें तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरन का क्या मतलब है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो बॉन्ड इशू करेगी सरकार, इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो केवल और केवल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इनको जो है कैपिटल रेज करने में आसानी होगी, बैंकों से पैसा वगैरह मिल जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम थीम की चर्चा करें तो ये फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2-3 पॉइंट हमने देखे हैं। इसके अलावा PM गतिशक्ति प्लान देखेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर कुछ चर्चाएँ हैं, और प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, इस पर ये एक एक करके एक बार पॉइंट देख लेते हैं। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, जिसको लास्ट इंडिपेंडेंस जो डे था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया था, इस बजट में भी इसकी चर्चा है। तो गतिशक्ति प्लान क्या कर रहा है, गतिशक्ति प्लान कहता है कि इंडिया के अंदर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पे बना है और एंड कंज्यूमर तक पहुँच रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके अंदर लॉजिस्टिक, ये पूरा सेक्टर होता है लॉजिस्टिक। ये लॉजिस्टिक की कॉस्ट इन्वॉल्व है। इंडिया चाहता है कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम हो और एक्सपोर्ट हमारे प्रमोशन हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये क्या चाह रहे हैं, गतिशक्ति प्लान के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे, जिसमें क्या होगा, जैसे रेल है, रोड है, या फिर हम बात करें एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, ये सारे जो सिस्टम हैं इनको एक तरह से एक दूसरे की हेल्प के माध्यम से
एक बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी का मॉडल हम इंश्योर करेंगे, जिससे लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ये जो कॉस्ट है, ये कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया है ना, कंटेनर डिपो वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें हो गई, ये आपका इंक्लूड है। और इसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से जो है लिंक किया जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। इसके अलावा पर्वतमाला के नाम से नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका बनाया गया है। पर्वतमाला के नाम से नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छा पर्वतमाला किससे रिलेटेड है, हिल डेवलपमेंट से है या रोपवेज है, ये आप ध्यान रखिएगा। पीपीपी मोड पे चलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। और यहाँ पे ये गति शक्ति की हम चर्चा कर चुके हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और इसके अंदर आप देखोगे 4 लोकेशन को भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है। रेलवे के अंदर अगर हम देखें, गवर्नमेंट चाहती है रेलवे को ओवरऑल ग्रोथ का एक इंजन बनाया जाए, और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो आसपास के एरिया में कोई प्रोडक्ट है जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा है, या वो इनकम जनरेट कर सकता है आसपास के लोगों के लिए, तो उसको फोकस करके उस स्टेशन पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कवच ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। कवच इंडिया ने एक तरह से अपना खुद का आप कह सकते हो एक्सीडेंट से बचने का, प्रिवेंशन का अपना ये सिस्टम डेवलप किया है। 2000 किलोमीटर का ये प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रैक होता है, जैसे ये ट्रैक है, ये इस तरह से घुमाव आ रहा है, तो जैसे ही ये घुमाव आएगा ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड अपने आप कम होने लग जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या है, ट्रेन के कोच हैं, ये जो आपका ट्रैक है, मतलब रेलवे की जो पटरी है उसके ऊपर भी कुछ सिस्टम लगाए हैं, ट्रेन के कोच में सिस्टम लगाए हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन ये रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाती है, रुकती नहीं है, तो वो आगे पूरा सिस्टम वहाँ पे जाएगा। तो एक तरह से सेफ्टी के लिए ये बनाया गया है कवच, है ना। और इसकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली यूरोप और उसके कंपैरिजन में 1/4 ही आ रही है इंडिया को। तो इंडिया ने स्वदेशी अपना ये बना लिया है, जिसे कवच नाम दिया है। वंदे भारत ट्रेन और लाई जा रही हैं, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, जो कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए ये अलग से एक 1500 करोड़ का इन्होंने फंड दिया है, जो कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट करेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की चर्चा करें तो नेचुरल फार्मिंग पे चर्चा है, और नेचुरल फार्मिंग को आप एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, जो एनवायरनमेंट का पर्सपेक्टिव है। वैसे यहाँ पे आपको कराया भी होगा, आई थिंक किंजल सर ने कवर किया है कई बार, तो वो आप एक बार देख सकते हो, है ना। इसको अच्छे से कर लेना डिटेल में, क्योंकि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिटेल पे क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। नीति आयोग भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और नाबार्ड यहाँ पे फाइनेंस कर रहा है स्टार्टअप्स को फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस। किसान ड्रोन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, किसान ड्रोन के माध्यम से क्रॉप का असेसमेंट है, उन पे पेस्टिसाइड का छिड़काव करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, तो ये केन बेतवा से रिलेटेड चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एमएसएमई सेक्टर पे गवर्नमेंट का शुरू से ही फोकस है, और आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से शुरू से ही फोकस यहाँ पे रहा है। क्यों इतना ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर पे कर रही है? द रीज़न लाइज इन द फैक्ट कि 30%, ऑलमोस्ट 29 to 30% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 48% एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन है, और लगभग 11 करोड़ लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करता है, रोजगार दे रहा है। इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है। तो गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम चला रखी हैं, जैसे ई श्रम पोर्टल हो गया, असीम पोर्टल है, और इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको तो मैंने आपको डिटेल में भी करवा दिया है, ठीक है ना। जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप जो एमएसएमई सेक्टर है उनको अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है तो बिना सिक्योरिटी के आप दे सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी हम देंगे, और ये 5 लाख करोड़ तक बढ़ा दी गई है। पहले 3 लाख करोड़ थी, फिर 4.5 लाख करोड़ किया, फिर 5 लाख करोड़ किया। इसके अलावा ये रैंप प्रोग्राम है, ये किस वजह से है? रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए रैंप प्रोग्राम चलाया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश स्टेक ई पोर्टल चल रहा है, और एजुकेशन और हेल्थ दोनों में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। ये हेल्थ केयर की हम बात करें या एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो डिजिटल इनिशिएटिव है उस पर फोकस कर रही है, ठीक है, ऑनलाइन इनिशिएटिव पे, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर हियर। और गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हेल्प किए उसी को हम कंटिन्यू करें। तो पीएम ई विद्या को एक्सपेंड किया गया है, ई लैब्स और ई स्किलिंग, ये सब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए प्रमोट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं। हर घर नल से जल, इसके अंदर गवर्नमेंट काफ़ी सारे जो टैप वाटर कनेक्शन है ये प्रोवाइड कर रही है। हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना है, अर्बन और रूरल दोनों के लिए है, जिसमें आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा रही है। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी हैं वो ये ध्यान रखिएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके ये दिए जा रहे हैं, ठीक है।
और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है किसी भी तरह से। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो बॉर्डर विलेज है, इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे जो विलेजेस हैं जिनके अंदर आप देखोगे कि पॉपुलेशन कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वहाँ पे लोगों की लाइफ को ईजी करने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम बॉर्डर विलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अंडर दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बैंकिंग को लेके सरकार कह रही है कि हम कोर बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई गई हैं। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी कोई बैंक है, लेट अस से कि एसबीआई है या जो भी, तो इसकी एक्सक्लूसिव डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाई जाएगी, है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में या जैसे भी है। अभी शुरुआती दौर में तो 75 बना रहे हैं जो केवल और केवल एक्सक्लूसिव डिजिटल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जैसे मोबाइल बैंकिंग जैसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगी। इससे क्या होगा, इनका फोकस एरिया बढ़ेगा, कि जनरली ये ब्रांच वगैरह उन पे फोकस करते हैं, तो फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना फोकस नहीं है, तो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन्हीं प्रोडक्ट्स पे फोकस करेगी। पासपोर्ट के अंदर एम्बेडेड चिप आपकी आ रही है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये चीज़ आपको देख रही है, सी पेस क्या है, सी पेस सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा कि किसी देश में व्यापार करना कितना आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं। एक तो बिजनेस को स्टार्ट करना कितना ईजी है, तो जितना बिजनेस को स्टार्ट करना ईजी है उतना ही एग्जिट भी ईजी होना चाहिए। तो जो सी पेस प्रोग्राम है, इसके माध्यम से अगर कोई किसी ने कंपनी खोली है, नहीं चल पा रही है, उसको फिनिश वहाँ से करना चाहता है, विंड अप करके निकलना चाहता है, अपना रुका हुआ पैसा फटाफट निकल जाए, तो इसके लिए सी पेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जा रहे हैं लैंड रिकॉर्ड के लिए। इससे क्या होगा, पूरा ये बड़ा आसान हो जाएगा, अर्बन प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जा रहा है अर्बन सेक्टर के अंदर, जिससे आपको ज़्यादा दूर कम्यूट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे आप जा सकते हैं। डिफेंस में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, या आप कहिए कि हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए सरकार कह रही है कि हमने 68% जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट है, मतलब भारत सरकार के जो डिफेंस की तरफ से जो खर्चा किया जाएगा, मान लीजिए 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें से 68 रुपीज़ या 68% हम इंडिया में उसको खर्चा करेंगे, इंडिया से ही उसको चीज़ों को लेंगे। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। सनराइज का क्या मतलब है, सनराइज जो सेक्टर्स हैं, ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। इन सेक्टर में स्टार्टअप जो है, मतलब नई कंपनियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं, इनोवेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और कैपिटल का फ्लो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और ग्रोथ जो है, और ये फ्यूचर एस्पेक्ट, फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो आप देखोगे ये सारे जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट अगेन फोकस कर रही है, जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी हो गया, ठीक है ना, स्पेस हो गया, जियो स्पेशल सिस्टम्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर हम एजुकेशन एड टेक की बात करें, ये सब चीज़ें। एनर्जी ट्रांजिशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी ट्रांजिशन पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा फंड यहाँ पे दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के रिगार्डिंग दिया है। देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वैसे तो लास्ट ईयर भी न्यूज़ में रही थी, इसमें अब 14 सेक्टर्स हो गए हैं, तो लास्ट ईयर हमने कवर किया था, लेकिन इस साल के लिए भी आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि पूछ सकता है कई बार यूपीएससी 2 साल तक भी कवर कर लेता है करंट को, तो इस पर्सपेक्टिव से आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी एक बार देख लेना। गवर्नमेंट कह रही है हम सर्कुलर इकोनॉमी को ट्रांजिशन यहाँ पे करना चाह रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से हम जॉब्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो क्या कर रही है, वेस्ट मिनिमाइजेशन पे काम करेगी। जो स्क्रैपेज पॉलिसी थी उसके टाइम पे हमने किया था सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग पे फोकस है, रिडक्शन ऑफ द वेस्ट पे फोकस है, रीयूज़ आप कर रहे हो, वेस्ट मिनिमाइजेशन कर रहे हो। इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है कि यहाँ पे जो कोल पावर प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें कोयला जला के बिजली पैदा की जा रही है, यहाँ पे बायोमास पैलेट्स का यूज़ किया जाएगा। बायोमास पैलेट का यूज़ करने से क्या है, एक तो एमिशन कम हो जाएगा CO2 का, दूसरा क्या है, फार्मर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। वेस्ट जो है उससे आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। जनरली वेस्ट को क्या करते हैं, जला देते हैं, तो फिर उससे पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पे आपको जलाना नहीं है, ये बायोमास की पैलेट बना सकते हो आप वेस्ट से, मतलब ये गोलियां टाइप इस तरह से, और उनको थर्मल पावर प्लांट में आप दे दोगे, तो वो थर्मल पावर प्लांट उसको यूज़ कर लेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, इसका मतलब है डिजिटल रुपया। डिजिटल जो रुपी है, गवर्नमेंट ने इस बजट में अनाउंस किया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये हमारा डिजिटल रुपया आ जाएगा यूजिंग द ब्लॉकचेन, ठीक
ठीक है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो सारा रिकॉर्ड करेगी, पब्लिक लेजर का ये काम करती है। जैसे बैंक की पासबुक में आपकी एंट्री होती है ना, आपने क्या पैसा निकाला है, क्या जमा किया है, उस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे डिजिटल रुपए में, उस सबका लेन देन ब्लॉकचेन पे रहेगा और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा और पूरा फुल प्रूफ भी है ना, फ्रॉड प्रूफ है। इस तरीके से ये करेगा। तो डिजिटल रुपया ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो ये डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ। टैक्स प्रपोजल में ज़्यादा आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो वर्चुअल असेट्स हैं उनको टैक्स किया गया 30% पे, है ना। इनकम जो आपको हो रही है उस पर 30% से फ्लैट टैक्स किया जाएगा। मतलब वर्चुअल असेट में अगर क्रिप्टो करेंसी में आप डील कर रहे हैं, एनएफटी में आप डील कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे 30% टैक्स सरकार ने लगा दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको टैक्स प्रपोजल में ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा हमने समरी के रूप में यहाँ पे लिया है। PDF सेशन के यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, और आपको लेक्चर नंबर 1 से 7 तक सारे PDF एक साथ यहाँ पे अपलोड भी कर दिए जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। घर बैठे आप अपनी पूरी कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू शिफ्ट इन द बिग सिटी, नो कंपल्शन टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़। आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन द प्रिंटेड फॉर्म, आंसर राइटिंग के आपको अलग से सेशन मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज के रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। कल से आपकी जो फीस है ये इंक्रीज़ होने वाली है, अप टू 20% तक ये इंक्रीज़ हो सकती है। तो सब्सक्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक करते हैं, आपको ये प्लान मिलते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान चूज़ कीजिए एंड पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ना। एंड पर्सनलाइज गाइडेंस कि किस तरह से प्लस को फॉलो करना है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, सो वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मेक श्योर वाइल गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग दिस कोड हियर। आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं। आइकॉनिक का ये फीस स्ट्रक्चर है और आइकॉनिक पे लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ऑप्शनल के ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो तो एक ही बार फीस लगेगी, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है सब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके नए बैचेस 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स के बाद से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 2023 और 24 वाले बच्चों के लिए। यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैच कोर्सेज, जो अगेन एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिल जाती हैं चीज़ें। काफ़ी सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं, इनके लिए आप जा सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टीम है जो रियल टाइम में आपके डाउट्स यहाँ पे ले रही है। 0% EMI के साथ भी आप जा सकते हैं। पाथ फाइंडर की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है हर सैटरडे शाम को 5 बजे, इसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।